हेलो फ्रेंड्स, मैं टंकेश्वर देवांगन स्वागत करता हूं वॉरियर डीटी के यूट्यूब चैनल में। छत्तीसगढ़ के इतिहास की श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हैं। जब हम इतिहास पढ़ रहे थे उस समय हमने कलचुरी राजवंश में प्रतापमल तक हमने अध्ययन कर लिया था। उसके बाद मैंने बताया था कि उसके बाद उसके साक्ष्य नहीं मिलते कलचुरी राजवंश के 200 से 250 वर्षों तक। तो उस दरमियान लगभग कुछ राजा हुए जिसके संबंध में जानकारी मिलती है, केवल नाम मिलते हैं और कुछ एक दो कार्य मिलते हैं। उसको अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। तो उस अंधकार युग को हम अगले लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल अंधकार युग के बाद लगभग 1480 ईस्वी में एक राजा का साक्ष्य मिलता है, बहारेंद्र शाही, जिसको बाहर शाही के नाम से भी जाना जाता है। उसके संबंध में हम आगे अध्ययन करते हैं। तो बहारेंद्र शाही जो था 1480 से 1544 ईस्वी तक यहाँ शासन करता है। ये वो समय था जब जब अखिल भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित हो चुका था। ठीक है। तो जो बहारेंद्र शाह था, बाहर शाह जिसको कहा जाता है, इन्होंने अपना जो राजधानी था वो परिवर्तन कर दिया। रतनपुर से छुरी कोसगई में ये परिवर्तन किया। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा कि राजधानी परिवर्तन कौन कौन से राजाओं ने किया था। तो हमने पहले देखा था कि तुम्माड़ की राजधानी बनाई गई थी, तुम्माड़ के बाद रतनपुर को राजधानी बनाई गई, उसके बाद फिर से छुरी कोसगई को राजधानी बनाई गई। तो राजधानी परिवर्तन किसने किया? बहारेंद्र शाह ने। अब इसका एक विशेष कारण था राजधानी परिवर्तन करने का। कारण ये था कि उस समय पठानों का आक्रमण हमारे क्षेत्र में होना स्टार्ट हो गया था। तो पठानों की से सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन्होंने अपना राजधानी परिवर्तन छुरी कोसगई में कर दिया और उसके साथ साथ ही कुछ इन्होंने किलों का निर्माण करवाया जो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा अभेद्य थे। तो इन्होंने चैतुरगढ़ का किला भी बनवाया था उसी परिप्रेक्ष्य में। तो इन्होंने पहला राजधानी परिवर्तन करवाया रतनपुर से छुरी कोसगई में। ये छुरी कोसगई वर्तमान में कोरबा जिले में स्थित है। अब ये छुरी कोसगई, और साथ ही साथ इनको ये डर था कि जो पठान आते थे वो राजकोष को लूटपाट के ले जाते थे। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन्होंने अपना कोषागार स्थानांतरित करवाया। छुरी कोसगई में ही अपना कोषागार को स्थानांतरित करवाया था। राजधानी भी यही और कोषागार भी यही स्थानांतरित करवाया था। तीसरी बात यह थी जो मैंने बताया कि पठानों का आक्रमण हुआ था। तो बाहर शाह के संबंध में यह मिलता है प्राचीन छत्तीसगढ़ के बुक में कि इन्होंने पठानों को सोन नदी तक खदेड़ दिया था, जो बहारेंद्र शाह है। यानी कि पठानों का जब आक्रमण हुआ तो बहारेंद्र शाह विजयी हो गया। ठीक है। यानी कि इनको डर था पठान इन पर आक्रमण करेंगे, और आक्रमण इन्होंने किया, और आक्रमण करने के बाद ये उनसे विजयी हो गए क्योंकि इन्होंने पहले से अपनी रणनीति बना ली थी। और उसके बाद हम देख लेते हैं कि इन्होंने कुछ निर्माण कार्य भी किए थे। एक कोसगई माता का मंदिर बनवाया था छुरी में। ये जैसे गजलक्ष्मी है, लक्ष्मी है, ऐसे माताओं के ऊपर इनका विश्वास था। तो उसी परिप्रेक्ष्य में इन्होंने कोसगई माता का मंदिर बनवाया था छुरी में, छुरी कोसगई कोरबा में। दूसरा इन्होंने चैतुरगढ़ का किला बनवाया था। निर्माण कार्य के नाम से इनके दो मिलते हैं, छुरी कोसगई में कोसगई माता का मंदिर और चैतुरगढ़ का किला। ठीक है। अब एक और महत्वपूर्ण बात है, जब इन पर आक्रमण होता था तब एक बिसई ठाकुर बिंजवार थे। ठीक है। बिसई ठाकुर बिंजवारी नहीं, ये बिंजवार थे। तो ये कौन थे? जो छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद हैं वीर नारायण सिंह सोना खान के जो जमींदार थे, उनके पूर्वज थे। तो 1490 में सर्वप्रथम बिसई सिंह बिंजवार को सोना खान की जमींदारी मिली थी सैन्य सहायता देने के एवज में। बाहर शाह को यह सैन्य सहायता देते थे जिसके एवज में इन्होंने सोना खान की जमींदारी प्रदान की थी। ठीक है। कहाँ की जमींदारी प्रदान की थी? सोना खान, जो वर्तमान में बलौदाबाजार जिले में है, बलौदाबाजार जिले में है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, है ना। तो बाहर शाह के संबंध में महत्वपूर्ण यही जानकारी मिलती है और यही से ही क्वेश्चन आते हैं। अगला जो राजा हुआ वो हुआ आपका कल्याण शाह। जो कल्याण शाह जो राजा हुआ वो 1544 से आपका 1581 ईस्वी तक शासन करता है। 1544 से 1500, इनका शासनकाल बहुत लंबा था। और जैसे मैंने बताया कि ये मुगल सम्राट जो थे उनके समकालीन थे। तो जो कल्याण शाह था वो एक मुगल सम्राट थे, जहांगीर उनके समकालीन थे। माना जाता है कि मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में ये 8 वर्ष कैद थे।
इसके संबंध में भी दो साक्ष्य मिलते हैं, मुगल शासक जहांगीर के दरबार में और अकबर के दरबार में। कुछ स्रोत अकबर बोलते हैं लेकिन एक्यूरेट आपका जहांगीर है। ये आपका एक बुक मिलता है शिवदत्त शास्त्री का इतिहास समुच्चय, शिवदत्त शास्त्री का इतिहास समुच्चय एक बुक मिलता है जो कि हैहय वंशी राजाओं से संबंधित ही है। ठीक है, तो जो अप्रकाशित बुक है, अभी प्रकाशित नहीं हुई है। तो इन्होंने लिखा है कि ये जो कल्याण साय थे ये मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में 8 वर्ष व्यतीत किए। इसके संबंध में तुझके जहांगीरी जो कि जहांगीर की आत्मकथा है उसमें भी लिखा गया है कि जो उनका पुत्र था परवेश वो इलाहाबाद से आया और उनके समक्ष कल्याण साय जो रतनपुर के जमींदार थे उनको उनके समक्ष प्रस्तुत किया और उसके साथ ही 80 हाथी और 1 लाख रुपए नजराने के रूप में प्रस्तुत किए थे। तो इस फैक्ट को याद रखिएगा कि ये जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुए थे। ठीक है, तो इसके संबंध में मैं एक साक्ष्य दूंगा जो यहाँ ब्लिंक करेगा, उसको देख लीजिएगा। तो उनका पुत्र जो परवेश था उसको यहाँ उपस्थित किया था। जो अकबर के संबंध में साक्ष्य है वो कहता है बाबू रेवाराम कहता है, रेवाराम का कहना यह है कि जो कल्याण साय था और जो मंडला के जो राजा थे, मंडला के राजा, इन दोनों के बीच राजस्व विवाद हो गया था। तो उसको सुलझाने के लिए ये कल्याण साय को अकबर के दरबार में प्रस्तुत किए थे और जिसके कारण इसको 8 वर्ष तक बंदी बनाकर रखा गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। मेन है आपका जहांगीर। अगर बाबू रेवाराम के स्रोत से पूछे तो आप बोल सकते हो अकबर। और कितने वर्ष कैद रहे? 8 वर्ष कैद रहे। अब एक प्रश्न उठता है, क्या कल्याण साय आजीवन इनके दरबार में रहे कि 8 वर्ष के बाद छूट के आए हैं? तो ये 8 वर्ष बाद छूट के आते हैं। कारण ये रहता है छोड़ने का कि एक गोपल्ला वीर रहता है जो हमारे क्षेत्र का रहता है, वो उनको छुड़ाने के लिए जाता है। पहले तो बहुत प्रयास करते हैं पर असफल रहते हैं, पर गोपल्ला वीर जाते हैं बिलासाबाई केवटिन के साथ। बिलासाबाई केवटिन जो कि छत्तीसगढ़ में उनके नाम से मत्स्य पालन के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है, राज्य पुरस्कार दिया जाता है। तो उनके साथ जाते हैं। तो गोपल्ला वीर बहुत ही वीर साहसी पुरुष रहता है। वो अपना कर्तव्य वगैरह दिखाकर सम्राट को प्रसन्न करता है, जिसके बाद जो जहांगीर होते हैं कल्याण साय को मुक्त कर देते हैं। तो इनके नाम से भी एक गीत गाया जाता है इस क्षेत्र में, गोपल्ला गीत गाया जाता है। गोपल्ला गीत में भी यही इस बात का उल्लेख है कि ये जहांगीर के दरबार में 8 वर्ष तक कैद थे। तो एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि गोपल्ला गीत छत्तीसगढ़ के राजवंश में किस राजवंश से संबंधित है? तो ये आपके कलचुरी राजवंश से संबंधित है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इस फैक्ट को याद रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद गोपल्ला वीर ने एक महत्वपूर्ण कार्य और भी किया। इनके कर्तव्य से इतने ये वो प्रसन्न हो गए कि उन्होंने जितनी भी टकोली थी इस क्षेत्र की, रतनपुर क्षेत्र की, उन सबको माफ कर देता है और साथ ही खिल्लत भी वसूल करके लाता है। मतलब खिल्लत इनको दिया जाता था नजराने के तौर पर, तो खिल्लत भी वसूल करके लाता है और इस क्षेत्र का सम्मान बढ़ाता है। तो गोपल्ला वीर के संबंध में ये याद रखिएगा। तीसरी बात यह थी कि राजस्व जमाबंदी प्रणाली। कल्याण साय क्या थे? कल्याण साय मतलब बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने राजस्व वसूली की जमाबंदी प्रणाली को अपनाया, जो कि मुगलों की जमाबंदी प्रणाली से एडवांस लेवल का था, बहुत ही अच्छे लेवल का था। इन्होंने क्षेत्रों को गढ़ों में विभाजित किया था, यानी कि गढ़ प्रणाली इन्होंने अपनाई थी राजस्व वसूली के लिए। इसी के आधार पर 1868 में एक ब्रिटिश अधिकारी हुए इस क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में, डॉक्टर चिस्म करके उसका नाम बोला जाता है, डॉक्टर चिस्म करके बोला जाता है। तो इन्होंने इसके जमाबंदी प्रणाली के आधार पर छत्तीसगढ़ को 36 गढ़ों में विभाजित किया था। तो ये राजस्व जमाबंदी प्रणाली इनकी एडवांस लेवल की थी, बहुत ही प्रसिद्ध है इनकी जमाबंदी प्रणाली। तो ये पूछा जा सकता है कि रतनपुर के किस राजा ने, है ना, राजस्व जमाबंदी प्रणाली अपनाई थी, जिसके आधार पर डॉक्टर चिस्म ने छत्तीसगढ़ को 36 गढ़ों में विभाजित किया था। तो ये आपका है। उसके बाद अगला बात यह है कि ये अपने किले में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाता है। ठीक है, ये अपने किले में जगन्नाथ मंदिर का
निर्माण करवाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब कल्याण साय का राजवंश खत्म होता है या इसकी मृत्यु हो जाती है, तब उसके बाद 6 शासकों के नाम मिलते हैं। ये सोर्स है प्राचीन छत्तीसगढ़ बुक है, नाम है प्यारेलाल गुप्त जी, लेखक है, बहुत ही फेमस बुक है, यह ऑथेंटिक बुक माना जाता है CGPSC के लिए। तो वहीं से मैंने ये पूरा लेक्चर तैयार किया है और 1-2 बुक का मैंने सहारा लिया है। तो उन्होंने बताया कि कल्याण साय के बाद 6 राजा और होते हैं। एक होते हैं लक्ष्मण साय जो कि 1581 से 1596, शंकर साय 1596 से 1622, त्रिभुवन साय 1622 से 1635, जगमोहन साय 1635 से 1649, अदली साय 1649 से 1675, रणजीत साय 1675 से 1689 ईस्वी तक शासन करते हैं। लेकिन इसके संबंध में यह कहा जाता है कि ये 1689 न होकर ये 1685 है। तो इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि तखत सिंह जो अगला राजा था वो 1689 ईस्वी में राजपाट प्राप्त करता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ये 6 राजाओं का नाम पूछा जा सकता है और इनका शासनकाल जमाने के लिए पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद ये 6 राजा होने के बाद अगला राजा होता है तखत सिंह। राजा तखत सिंह जो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में तखतपुर शहर है, इन्होंने ही बसाया था, एक कस्बे के रूप में बसाया था, बड़ा कस्बा था तखतपुर। 1685 से 89 तक इन्होंने शासन किया, पर इनके कार्य बहुत उल्लेखनीय हैं। तखतपुर का शहर बसाया इन्होंने, ठीक है, जो कि वर्तमान में अनाज का व्यापारिक केंद्र है, ऐसा बुक में लिखा हुआ है प्राचीन छत्तीसगढ़ की बुक में। ठीक है, और इनके जो समकालीन थे मुगल सम्राट थे, औरंगजेब इनके समकालीन थे, है ना। इसमें देखिए, इसमें पूछा भी जा सकता है कौन कौन से राजा के समकालीन मुगल सम्राट कौन कौन से थे। और देखिए तखत सिंह थे, तखत सिंह के 3 भाई और थे, एक सिरदार सिंह थे, दूसरे बख्त सिंह थे और रघुनाथ सिंह, टोटल 4 भाई हुए थे। तो इनके बाद इनका राजवंश किसको किसको जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा देखने वाली बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। जो तखत सिंह था, तखत सिंह माना जाता है कि पुत्र विहीन था, उसका कोई पुत्र नहीं था। उनकी एक स्त्री थी, तो इन्होंने सोचा कि इनका राजवंश आगे बढ़ाने के लिए कुछ तो करना है। तो इन्होंने बड़गैया ब्राह्मण जो कि उनके दीवान थे, उनसे नियोग करवाते हैं, यानी कि शास्त्र देखकर और द्रव्य देकर, है ना, ऐसा बुक में लिखा हुआ है, शास्त्र देखकर और द्रव्य देकर ये इनसे नियोग करवाते हैं। और इन्हीं नियोग से तखत सिंह का पुत्र पैदा होता है राज सिंह। ठीक है, राज सिंह जो इसका पुत्र था, उसके भी एक पुत्र होते हैं विश्वनाथ सिंह, जिसकी मृत्यु हो जाती है, मतलब बिना विवाह के इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अब इनके जो चाचा हैं वो राजपाट संभालेंगे बाद में, पहले तो राज सिंह के बारे में देख लेंगे। ठीक है, तो फिर यही तखत सिंह के शासनकाल में ही शिवाजी मराठा का रतनपुर प्रवास हुआ था। ये कैसे हुआ था, ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि शिवाजी को उस समय जो औरंगजेब था वो आगरा किले में कैद कर लिया था। आगरा किला में कैद करने के बाद वो वहाँ से जब भागते हैं, भाग के आते हैं कानपुर, लखनऊ कानपुर से होते हुए, वो जब इलाहाबाद से होते हुए सरगुजा के बहुत ही जंगली क्षेत्र से आते आते रायगढ़ रतनपुर होते हुए, दंडकारण्य होते हुए वो महाराष्ट्र अपने क्षेत्र में जाते हैं। तो इसी समय 22 सितंबर 1666 में इनका रायगढ़ प्रवास हुआ था। तो ये कहा जा सकता है कि ये अल्प अवधि के लिए ये रतनपुर प्रवास में थे। तो इस फैक्ट को आप याद रखिएगा, शिवाजी किसके शासनकाल में रतनपुर प्रवास में थे, तो ये था तखत सिंह के समयकाल में, राज्य शासन में। उसके बाद हम देखते हैं अगला शासक, जैसे मैंने बताया कि तखत सिंह से का नियोग से हुआ पुत्र राज सिंह अगला शासक बनता है। 1689 से 1712 ईस्वी तक शासन करता है, पर इनके कार्य उल्लेखनीय हैं। पहला तो ये राजपुर शहर बसाता है, जिसको जूना शहर के नाम से भी जाना जाता है। राजपुर शहर का निर्माण करवाता है और वहीं से शासन करने लग जाता है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जूना शहर यानी राजपुर शहर में ही बादल महल का निर्माण करवाया था। बादल महल का निर्माण करवाया था, इसको पूछा गया है कि बादल महल का निर्माण किसने और कहाँ करवाया था, तो राज सिंह ने करवाया था राजपुर में। इनके एक प्रसिद्ध कवि हुए इनके दरबार में, दरबारी कवि गोपाल मिश्र, जिन्होंने खूब तमाशा लिखा। खूब तमाशा में इन्होंने औरंगजेब की नीतियों की आलोचना की है। ये बहुत ही फेमस बुक है गोपाल मिश्र की, खूब तमाशा। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है खूब तमाशा के लेखक कौन है करके।
तो इनके पुत्र की, विश्वनाथ सिंह की, असमय मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने पर ये क्या करता है, बहुत ही वियोग में रहता है, बहुत ही दुखी रहता है। तो रतनपुर में आकर रतनपुर से अपना राजपाट चलाने की कोशिश करता है। पर रतनपुर में आते ही थोड़े समय बाद इनको पता चलता है कि ये एक्चुअल में तखत सिंह के पुत्र नहीं हैं, जबकि बड़गैया ब्राह्मण दीवान से उत्पन्न पुत्र हैं। जब इनको ये पता चलता है तब ये बड़गैया ब्राह्मण दीवान के क्षेत्र में एक पूरा जौहर कराते हैं। जौहर कराने का अर्थ उसके क्षेत्र को पूरा आग लगवा देते हैं, आग के हवाले कर देते हैं। अभी भी वर्तमान में बिलासपुर के तखतपुर क्षेत्र में दीवान करके व्यक्ति पाए जाते हैं। ठीक है, ये बड़गैया ब्राह्मण के ही वंशज हैं। जब इनको पता चला तो इन्होंने जौहर करा दिया और लगभग 1712 में इनकी मृत्यु होने के बाद राजा बनना था मोहन सिंह को। अब ये मोहन सिंह कौन था और इनसे क्या रिलेशन था, ये किसी बुक में नहीं मिलता। बट जब राज सिंह जब थे तो इनको एक वचन दिया हुआ था मोहन सिंह को कि मेरी मृत्यु के बाद आप राजा बनोगे। बट ये मोहन सिंह उस समय शिकार पर जाया रहता है, अनुपस्थित रहता है वहाँ। तो राजपाट किसी को संभालना था, तो उनका राज्य का ताज वो अपने चाचा जी सिरदार सिंह को सौंप देते हैं और सिरदार सिंह इस क्षेत्र का राजा बन जाता है। जिसके कारण मोहन सिंह ने संभवतः रतनपुर के कलचुरियों से दुश्मनी मोल ली थी। उसको हम आगे देखेंगे क्या दुश्मनी मोल ली थी और क्या इन्होंने धोखा दिया था रतनपुर के कलचुरियों को। तो मोहन सिंह की अनुपस्थिति के कारण सिरदार सिंह राजा बनते हैं, जिनका शासनकाल 1712 से 1732 ईस्वी के मध्य रहता है। ठीक है, तो ये जितने भी फैक्ट हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो बहारेंद्र शाह और कल्याण शाह, स्पेशली कल्याण शाह के बारे में अच्छे से आप रीड करिएगा।